राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर बोले राज्यपाल, 21 दिन का नोटिस देकर बुलाया जाए सत्र। मौलिक अधिकारों के तहत सभी को समान अवसर मिले, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोरोना टेस्टिंग के लिए हाईटेक सेंटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, वैक्सीन बनाने पर तेजी से काम कर रहे हैं वैज्ञानिक, तब तक 2 गज की दूरी और मास्क एकमात्र हथियार। 5 अगस्त को 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। 1 घंटे का होगा भूमि पूजन कार्यक्रम। लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। मंदिर के गर्भगृह की 200 फुट गहराई में रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब मांगा। 31 जुलाई को है सुनवाई। चीन और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए राफेल ने फ्रांस से भरी उड़ान। 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके 29 जुलाई को पहुंचेंगे भारत। राफेल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में होगी तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और आज देश की बात में दिखाएंगे कि राजस्थान में जो सियासी संकट है उसके बीच हर पल कुछ न कुछ नया हो रहा है, कुछ नया नाटक देखने को मिलता है। अब इस नए ड्रामे के हिसाब से क्या कुछ हुआ है, उस ड्रामे की नई तस्वीर आपके सामने होगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाने का राज्य मंत्रिमंडल का जो संशोधित प्रस्ताव है कुछ बिंदुओं के साथ सरकार को वापस भेजा है। और इन बिंदुओं में क्या कुछ कहा गया है, कैसी शर्तें रखी गई हैं, ये सब कुछ आज हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से राज्यपाल ने जो मुख्य बिंदु रखे हैं उस हिसाब से ये लग रहा है कि सत्र बुलाने से ज़्यादा रुचि इस बात में है कि सत्र को कैसे थोड़ी देर और टाल दिया जाए। आखिर वो कौन सा नियम है जिसके तहत राज्यपाल ने ये बात रखी है, हम आपके सामने ये रखेंगे। उधर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका जो लगाई थी वो क्यों वापस ले ली है, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। और इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि 3 ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट खेमे के थे, वो कांग्रेस के साथ इस वक्त संपर्क में हैं। हम आपके सामने ये पूरी खबर रखेंगे कि कांग्रेस के इस दावे में कितना दम है और वाकई कांग्रेस के बातों के साथ साथ अशोक गहलोत की स्थिति क्या है, हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे आज। हालांकि अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार अभी उन तमाम बहुमत हासिल है और उन तमाम जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन वाकई अशोक गहलोत कितने ताकतवर हैं, कितने कमज़ोर हैं, इस पर हम नज़र रखे हुए हैं और उस नज़रिए से आपके सामने भी ये खुलासा करेंगे। उधर बीजेपी विधायक मदन दिलावर की उस याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस के साथ हुए विलय को रद्द करने का अनुरोध किया था। इस याचिका का क्या असर था, ये जो बीजेपी जिसकी उम्मीद में थी, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर क्या कहा है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद है कि देश में सही समय पर सही फैसले लिए गए और इसी वजह से भविष्य में कोरोना से जो नुकसान हो सकता था वो अब नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इन बातों के पीछे की ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार कोरोना से होने वाली मृत्यु दर कई बड़े देशों की तुलना में काफ़ी कम है और हमारे यहाँ रिकवरी रेट अच्छा है। पीएम मोदी के इन बातों के साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोरोना टेस्टिंग के हाईटेक सेंटर्स का उद्घाटन किया है और इन सेंटर्स में क्या कुछ होगा। एक तरफ तो ये खबर होगी, दूसरी तरफ वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। बिहार लिए चलेंगे आपको, जहां मरीज फर्श पर गिर रहे हैं
और जो मरीज हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोग हाथ में लेकर घूम रहे हैं। डॉक्टर्स बाढ़ के पानी में लगभग कमर तक डूब कर जा रहे हैं मरीज का इलाज कराने के लिए, और जो मरीज हैं उनके पास इलाज के नाम पर कुछ भी सुविधा मिल नहीं पा रही है। तो बिहार में चरमराई हुई सुशासन बाबू की व्यवस्था को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। उधर तमाम खबरों के बीच राम मंदिर भी एक अहम मसला है। आज तुलसी जयंती है, तुलसीदास की जयंती है, और तुलसीदास ने जब कहा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताही कोटि बैरी सम जद भी परम स्नेही, यानी कि राम और वैदेही जिसको प्रिय न हो उन्हें तो दुश्मनों की तरह छोड़ देना चाहिए। तुलसीदास की जयंती के दिन पर राम मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम जो कि 5 अगस्त को है, उसको लेकर क्या तैयारी है हम आपको ये भी दिखाएंगे। और इस दौरान हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जब अपना संभाषण करेंगे, अपना जो भाषण करेंगे इस मौके पर, तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे। दुनिया के लिए ये एक बड़ी खबर है और सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। एक ऐसा मसला जो पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा था, अब उसकी परिणति देखने को मिलेगी। भव्य मंदिर वहां पर बनाया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है कि बीजेपी जो कि आज तक मंदिर मुद्दे को एक बड़ा मसला बनाकर आती आई है, क्या ये माना जाए कि 2022 में तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन 2024 के लिए राम मंदिर जैसा मुद्दा उससे हाथ से निकल जाएगा, उसके हाथ से, या एक ये बड़ा मुद्दा अपनी सफलता के रूप में उसके पास जुड़ा रहेगा। तो ये भी हम आपको समझाएंगे। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही अच्छी खबर जिसको लेकर विवाद तो खूब हुआ। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राफेल और तमाम अन्य जो घातक मिसाइलों और सेमी स्टील्थ तकनीक से लैस राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए कैसे उड़ान भरी है। उनकी इस उड़ान को हम आपको दिखाएंगे और उनकी इस उड़ान से दुश्मनों का दिल कैसे दहल रहा है, हम आपके सामने ये खबर भी रखेंगे। हम आपको बता दें कि 29 जुलाई को ये विमान भारत पहुंचेंगे और सीमा पर चीन के साथ तनातनी को देखते हुए अंबाला में तैनात किए जाएंगे। आपको दिखाएंगे कि उनकी इस तैनाती के बाद जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो या चीन हो, उनके अंदर कैसी हलचल है, उनको कैसा एहसास हो रहा है राफेल के आने की वजह से। उधर हम आपको इन तमाम खबरों के बीच चीन की उम्मीदों के विपरीत रूस ने उसे कैसे करारा झटका दिया है, ये बड़ी खबर है। आमतौर पर ये माना जा रहा था कि चीन के साथ ही रूस चलेगा, लेकिन जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां दौरा किया और उसके बाद जिस तरह की बातचीत हुई है रूस के साथ, जो भारत के डील्स हुए हैं, उन डील्स के बाद ये समझा जा रहा है कि रूस चीन के साथ नहीं जाएगा। वैसे भी हमारा परंपरागत दोस्त है रूस, हमें ये उम्मीद थी। अब रूस ने चीन को S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मना कर दिया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और इस खबर का असर कितना है भारत के मद्देनज़र, भारत के संदर्भ में, हम आपके सामने ये बड़ी खबर रखेंगे और आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखेंगे और साथ ही एक ऐसे सितारे को भी आपके सामने लेकर आएंगे जो हमारे और आपके जहन में बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफ़र को। राजस्थान के सियासी संकट के बीच हर पल कुछ नया देखने को मिल रहा है। एक नया नाटक, एक नई तस्वीर, एक नया ड्रामा। अब राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाने का राज्य मंत्रिमंडल का संशोधित प्रस्ताव कुछ बिंदुओं के साथ सरकार को वापस भेजा है। राज्यपाल ने कहा है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल आहूत होना आवश्यक है। इसके साथ ही राजभवन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राजभवन की विधानसभा सत्र नहीं बुलाने की कोई भी मंशा नहीं है। बस राज्यपाल ये देख रहे हैं कि तमाम संवैधानिक पैरामीटर्स जो हैं वो सत्र बुलाने के पहले पूरे कर लिए जाएं।
कलराज मिश्र ने किन बिंदुओं पर नजर खींची है सरकार की, हम आपके सामने ये दिखाते हैं और उसके बाद हम इसकी तुलना भी करें मध्य प्रदेश से। जब आप ये खबर देख रहे हो तो इसकी तुलना मध्य प्रदेश से भी करनी चाहिए और तमाम अन्य प्रदेशों से भी करनी चाहिए और ये सोचने की जरूरत है कि वहां पर क्या तमाम तरह के नियम कानूनों का पालन किया गया और अशोक गहलोत जो कि बहुत ही जल्दबाजी में है कि किसी भी तरह से जल्दी से जल्दी विधानसभा सत्र बुला लिया जाए, उनकी मजबूरी क्या है, ये भी हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। राजभवन ने गहलोत सरकार के सामने जो 3 मुख्य बिंदु उठाए हैं, उनमें पहला यह है कि विधानसभा सत्र 21 दिन का स्पष्ट नोटिस देके बुलाया जाए। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की राज्य सरकार की संशोधित पत्रावली को 3 बिंदुओं पर कार्रवाई कर दोबारा उन्हें भिजवाने के निर्देश के साथ संसदीय कार्य विभाग को भेजी है। इससे पहले शुक्रवार को राज्यपाल ने सरकार के प्रस्ताव को कुछ बिंदुओं पर कार्रवाई के निर्देश के साथ लौटाया था। राज्यपाल ने दूसरी बात ये कही है कि अगर किसी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल करने की विधानसभा सत्र में कोशिश की जाती है तो सभी प्रक्रिया संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की उपस्थिति में की जाए और पूरी प्रक्रिया के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। तीसरा बिंदु यह है कि विधानसभा सत्र के दौरान क्या ऐसी व्यवस्था है जिसमें 200 विधायक, 1000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी एक साथ इकट्ठा हो सके, जिसमें संक्रमण का डर न हो। राज्य विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इतने लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, जबकि संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत 3 परामर्श देते हुए विधानसभा का सत्र बुलाए जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। साथ ही ये साफ किया है कि विधानसभा सत्र न बुलाने की कोई भी मंशा राजभवन की नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर राजस्थान के सियासी संकट के बीच विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की ओर से दी गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में स्पीकर की ओर से कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने मामले में सुनवाई नहीं चाहने की अर्जी देते हुए एसएलपी वापस ले ली। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों को स्पीकर सीपी जोशी की ओर से दिए गए अयोग्यता नोटिस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के दखल को चुनौती दी गई थी। 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सचिन पायलट सहित कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। राजस्थान के सियासी संकट के बीच विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधायकों के अयोग्यता नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली। उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में अभी सुनवाई की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ने पर दोबारा तैयारी के साथ आएंगे। पायलट खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाने की फाइल दूसरी बार लौटा दी। खबरों के मुताबिक राज्यपाल ने कहा कि कोरोना के बीच विधायकों को सदन में बुलाना मुश्किल होगा। गवर्नर ने सरकार से पूछा कि क्या आप विश्वास मत प्रस्ताव चाहते हैं। इस बात का जिक्र आपके पत्र में नहीं है, लेकिन मीडिया में आप ऐसा ही बोल रहे हैं। साथ ही पूछा कि आप सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देने पर विचार कर सकते हैं। आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर कभी भी स्पीकर के विधानसभा के अध्यक्ष के नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई किसी शुरुआत की गई किसी कार्रवाई को आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी रोका नहीं गया। मोदी सरकार और भाजपा ने देश के प्रजातंत्र और संविधान पर हमला बोल रखा है। राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई कांग्रेस सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र से ये साफ है कि विघटनकारी ताकतें प्रजातंत्र को दिल्ली दरबार की दासी बनाना चाहती हैं। उधर राजस्थान में चल रही उठापटक के बीच राजस्थान को छोड़ देश भर के राजभवनों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है, सरकार गिराने की साजिशें रची जा रही है और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हटाने का प्रयास हो रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
गवर्नर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो गहलोत और उनके जो एमएलएज हैं, जिस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स कांग्रेस गवर्नर के ऊपर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिस तरह से दबाव डाल के अपनी राजनीति करना चाहती है, तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं किसी दबाव में फैसला नहीं लूंगा। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी कांग्रेस को अपने ही मकड़ जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई को लेकर वैसे तो कांग्रेस ने पूरे देश में राजभवन के घेराव का कार्यक्रम किया, लेकिन राजस्थान को इस विरोध प्रदर्शन से दूर रखा गया। कांग्रेस का मानना है कि इसको आधार बनाते हुए कहीं राष्ट्रपति शासन की सिफारिश न कर दी जाए, इसीलिए ये तय किया गया कि राजस्थान में राजभवन के बाहर कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर राजस्थान हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस के साथ हुए विलय को रद्द करने का अनुरोध किया था। मदन दिलावर द्वारा दायर इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष की निष्क्रियता को चुनौती दी गई थी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को विधानसभा से अयोग्य ठहराने के उनके अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लिया था। इस वजह से इस याचिका को उन्होंने डाला था और हालांकि अब याचिका खारिज कर दी गई है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका में पक्षकार बनने के लिए बीएसपी ने भी अर्जी दाखिल की थी। बीएसपी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब मदन दिलावर की याचिका खारिज हो गई तो पक्षकार की जरूरत नहीं है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने स्पीकर सीपी जोशी के सामने 4 महीने पहले बीएसपी विधायक लखन सिंह, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, दीप चंद खेड़िया, जोगेंद्र सिंह अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ शिकायत की थी। मदन दिलावर ने अपील की थी कि इन 6 विधायकों को दल बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाए, लेकिन स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मदन दिलावर हाई कोर्ट पहुँचे। 6 बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने से 200 सदस्यीय सदन में कांग्रेस का संख्या बल बढ़कर 107 हो गया था। बीजेपी विधायक ने इस विलय को दल बदल नहीं माने जाने के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने याचिका दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। उधर राजस्थान में जिस लड़ाई को पहले अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट खेमे के बीच समझा जा रहा था, बाद में उसमें बीजेपी ने एंट्री की और अब बीएसपी भी इस लड़ाई में शामिल हो गई और तब से पूरा खेल बदल गया है। राजस्थान की मौजूदा राजनीति में बीएसपी का यूं अचानक बीच में आ जाना कई मायनों में अहम हो जाता है। एक तो मायावती कांग्रेस से बदला लेना चाहती हैं और दूसरा वो अपना भविष्य भी देख रही हैं उत्तर प्रदेश में। इस बीच गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे बीएसपी के सभी 6 विधायकों को कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया था और मायावती इस दर्द को भूली नहीं है। और उधर कुछ वक्त से बीजेपी और बीएसपी के बीच का जो सियासी प्यार है वो फिर से पनपता दिख रहा है, क्योंकि मायावती को अब उत्तर प्रदेश में डर लगने लगा है। काफी समय से बीएसपी ने बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा है और मायावती को लेकर बहुत हमलावर बीजेपी नहीं रह रही है। इस लिहाज से भी राजस्थान में बीएसपी एक तरह से बीजेपी की मदद करके भविष्य की राहें खोल देना चाहती है। उधर गुजरात विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटने के लिए उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बात अगर यूपी की करें तो या तो मायावती का हमला योगी सरकार के खिलाफ कमजोर रहा है या फिर मायावती कई मौकों पर योगी सरकार की दरअसल तरफदारी करती भी दिखी हैं या चुप रही हैं। ऐसे में इस बात के कयास लगने लगे हैं कि बीजेपी और बीएसपी में अंदर खाने में बहुत कुछ पक रहा है। मायावती अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसलिए वो बीजेपी की बहन बनकर ही रह जाना चाहती हैं। इस वक्त मायावती कुल मिलाकर राजनीति में हाशिए पर चल रही हैं और उनकी पार्टी को ऑक्सीजन के लिए बीजेपी जैसे मजबूत सहयोगी की जरूरत है। वहीं कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए भी बीजेपी मायावती की मदद कर सकती है, क्योंकि मायावती उसके पास एक ऐसे इक्का की तरह है कि यदि वो उसको आगे बढ़ाती है तो कांग्रेस का वोट कटता है।
ऐसे में बीजेपी और बीएसपी दोनों के बीच एक रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है, जिसका नुकसान राजस्थान में कम से कम कांग्रेस को हो सकता है। और न केवल राजस्थान में बल्कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस इस नुकसान की भरपाई करने में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उधर मायावती के लिए ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तमाम खेल कर रही हैं। आज वो एक नए खेल में शामिल हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया, तो बीएसपी मुखिया मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे दगाबाज बताया। मायावती ने तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर डाली। इस तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर बीजेपी के प्रति सहयोग का रवैया अपनाया। मायावती ने ऐसा बयान देकर एक और जहां बीजेपी को बैटिंग करने का मौका दे दिया, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले धोखे का बदला भी लेना चाहती हैं। यही वजह है कि मायावती ने सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी कर विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करने का आदेश भी दिया। इतना ही नहीं, बीएसपी ने इस साल सितंबर में गुजरात में होने वाले उपचुनावों में सभी 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला भी किया है। 2017 में गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। दलित वोट बैंक पर मायावती की अच्छी पकड़ है और विशेषज्ञों के मुताबिक उपचुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार कांग्रेस का नुकसान करेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ दलितों को बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड सफलता के बीच बीएसपी के खाते में 10 सीटें आईं। हालांकि मुश्किल ये है कि सिर्फ दलित वोट बैंक के सहारे नैया पार नहीं हो सकती। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद मायावती इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी हैं। सपा के साथ उनका गठबंधन भी सफल नहीं रहा। ऐसे में मायावती को एक बार फिर अपने पुराने सहयोगी बीजेपी की याद आई है, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। कांग्रेस के प्रति मायावती की भड़ास बेवजह नहीं है। जब राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी, तब बीएसपी के 6 विधायक सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। कांग्रेस ने बाद में इन विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तभी से मायावती कांग्रेस से खार खाए बैठी हैं। फिलहाल बीजेपी को राजस्थान में किसी भी तरह का राजनीतिक नुकसान होता नहीं दिख रहा है, लेकिन सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में मायावती भी ऐसी ही किसी मौके की तलाश में है। बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यपाल कलराज मिश्र के व्यवहार को लेकर बातचीत की। गहलोत ने बताया कि उन्होंने 7 दिन पहले लिखे पत्र को लेकर भी पीएम मोदी से बात की है और उसके बाद स्थितियां बदली हैं। अब इन तमाम खबरों से आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर जो पूरे देश के लोगों के लिए चिंताजनक है और वो खबर है कोरोना की। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। नए केस आने का मामला हर दिन अब 50,000 तक पहुंच गया है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 14 लाख से ऊपर हो गई है। राहत की बात लेकिन बस इतनी है कि इस महामारी से पीड़ित मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन ये गति अभी धीमी है। जितनी उम्मीद थी वैसी गति नहीं है। अभी प्रकोप बढ़ता ही दिख रहा है। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 49,931 नए मामले सामने आए। इस दौरान 708 मरीजों की मौत भी हुई। इन आंकड़ों के साथ ही कोरोना मरीजों की कुल संख्या 14,35,453 हो गई है, जिनमें से 4,85,114 एक्टिव केस है और 9,17,568 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 32,771 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 63.92% है। कोरोना से लड़ाई में उत्तर प्रदेश की सक्रियता दिखाई दे रही है। सरकार का टेस्टिंग पर खासा जोर है। यही वजह है कि यूपी देश का पहला राज्य बन गया है, जहां एक दिन में कोरोना के 1 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। उधर दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 613 नए मरीज मिले हैं।
जबकि 1497 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,31,219 है। इनमें से 1,16,372 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। हमारा रिकवरी रेट आज 88% लोग ठीक हो गए हैं। 100 लोग अगर बीमार हुए दिल्ली में तो उसमें 88 लोग ठीक हो चुके हैं। और अब जो बीमार लोग बचे हैं केवल 9% लोग बीमार बचे हैं। दिल्ली में अभी तक 100 लोग बीमार हुए तो उनमें से अब 9 ही लोग बीमार हैं और 88 लोग ठीक हो चुके हैं। लगभग 2 से 3% लोगों की मौत हो चुकी है। उधर दुनिया भर में कोरोना की जो वैक्सीन विकसित की जा रही है उनमें अभी तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन सबसे प्रभावी मानी गई है। इसका उत्पादन भारत के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किया जाएगा। पहले 1 करोड़ वैक्सीन तैयार करने की बात कही जा रही थी, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगस्त को अंतिम सप्ताह के 2 से 3 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी में है। भारत की बात करें तो ये वैक्सीन सबसे पहले मुंबई और पुणे के लोगों को मिल सकती है। भारत में इसका अभी ह्यूमन ट्रायल होना बाकी है। ऐसे में मुंबई और पुणे के लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और कोरोना का मसला ऐसा नहीं कि हमारे और आपके लिए ही परेशानी है, बल्कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों में भी कोरोना एक बड़ी समस्या के रूप में उभर चुका है। चाहे हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, उसके लिए एक बड़ा धक्का है कोरोना। उधर सबसे ज़्यादा भेद अगर किसी चीज़ की खुली है तो वो है हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की। कोरोना ने हमें ये बता दिया है कि हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है और अब सरकार इसके लिए तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 3 प्रमुख शहरों नोएडा, मुंबई और कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना हाईटेक टेस्टिंग सेंटरों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के सेंटर हैं। यहाँ देश के लाखों युवा अपना करियर बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि देश के वैज्ञानिक कोरोना की असरदार वैक्सीन बनाने पर तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन बन नहीं जाती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र बचाव है जिसका उपयोग हमें करना चाहिए। हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर बन गया है। सिर्फ 6 महीने पहले देश में एक भी मैन्युफैक्चरर कंपनीज नहीं थी। आज 1200 से ज्यादा उत्पादक हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। एक समय N95 मास्क भी बाहर से आते थे, लेकिन आज रोज 3 लाख मास्क बन रहे हैं। हालांकि N95 मास्क को लेकर तरह तरह के विवाद चल रहे हैं और डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये मास्क कोरोना को नहीं रोक सकते। उधर पीएम मोदी ने भी कहा है कि आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं। आने वाले दिनों में 10 लाख टेस्ट हर दिन करने की कोशिश की जा रही है। उनका ये कहना था कि कोरोना के दौरान हर किसी को सिर्फ एक संकल्प के साथ ही जुटना है कि एक एक भारतीय को हमें बचा लेना है। जनवरी में हमारे पास कोरोना के टेस्ट के लिए जहां मात्र एक सेंटर था, आज करीब 1300 लैब्स पूरे देश में काम कर रही है। आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और अब बात करते हैं राम मंदिर के एक और बड़ा वादा था जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन करने के साथ इसके निर्माण का शुभारंभ करने वाले हैं। पीएम मोदी का कार्यक्रम तय हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी दिन में 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और भूमि पूजन में
शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। पीएम मोदी का कार्यक्रम 2 घंटे का वहां होगा। भूमि पूजन का समय 12:15 पर और 32 सेकंड का रहेगा। इसी दौरान पीएम राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। ये भी तय किया गया है कि मंदिर के नीचे 200 फुट की गहराई पर टाइम कैप्सूल भी डाला जाएगा, जिसमें राम मंदिर, इस स्थान और जन्मभूमि से जुड़ी सभी जानकारियां होंगी, ताकि कभी भी भविष्य में यदि कोई चीज विवाद के रूप में आती भी है तो ये टाइम कैप्सूल काम आएगा। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर लंबी लड़ाई चली। सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता खुल सका। भविष्य में कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े और लोगों को इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी रहे, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 200 फुट नीचे टाइम कैप्सूल रखेगा। इसका मकसद ये है कि सालों बाद भी अगर कोई मंदिर या इससे जुड़े संघर्ष या इस स्थान के बारे में कुछ भी जानना चाहे तो इस टाइम कैप्सूल की मदद से जान सकता है। परम राष्ट्र भक्त और परम राम भक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष हैं और उनके कर कमलों के द्वारा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होगा, वो आधारशिला रखी जाएगी 5 अगस्त को। वह दिन ऐतिहासिक हो जाएगा और हम लोग 3 अगस्त से ही 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त 3 दिन लगातार हम लोग जो है दिवाली मनाएंगे, दिया जलाएंगे और 3 दिन तक लगातार वृक्षारोपण करेंगे। राम मंदिर को लेकर यह भी तय किया गया है कि भव्य मंदिर का निर्माण सिर्फ पत्थरों से किया जाएगा। इसमें न तो लोहे का इस्तेमाल होगा और न ही स्टील का। इस मंदिर में पत्थरों के साथ कॉपर, लकड़ी और व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल होगा। लोगों से दान में मिले सोने और चांदी का प्रयोग मंदिर की नींव में किया जाएगा। राजस्थान से आने वाले पत्थरों की कटाई के लिए यहाँ की कार्यशाला में विशेष मशीनें लगाई जाएंगी। ये सभी काम भूमि पूजन के बाद शुरू कर दिए जाएंगे। जिस दिन मंदिर के निर्माण कार्य का प्रारंभ प्रधानमंत्री करें, वो दिन हिंदुस्तान में उत्सव का दिन हो। ये एक ऐतिहासिक अवसर है। हिंदुस्तान बदल रहा है। हिंदुस्तान अब विदेशी गुलामी के चिन्हों से मुक्ति पाना चाहता है। ये एक स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण और हिस्टोरिकल इवेंट होगा। राम मंदिर के निर्माण का काम 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह के बाद शुरू हो जाएगा। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। खबरों के अनुसार 5 अगस्त को पीएम मोदी दिन में 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। करीब 2 घंटे के इस कार्यक्रम में 200 विशेष अतिथि मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उन दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है, जिसमें विश्वविद्यालयों के लिए उनके अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराना अनिवार्य किया गया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वे 29 जुलाई तक यूजीसी का याचिकाओं पर जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ता 30 जुलाई तक जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। शीर्ष न्यायालय के समक्ष 4 याचिकाएं सूचीबद्ध की गईं, जिसमें गृह मंत्रालय और उसके बाद के यूजीसी दिशा निर्देशों की 6 जुलाई की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं का संचालन अनिवार्य किया गया। कोरोना वायरस के बीच अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करने को लेकर ये याचिकाएं दाखिल की गईं। उधर एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड से सभी फंड राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में ट्रांसफर कराने की जो मांग है उसको अभी माना नहीं जा सकता। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कोरोना वायरस प्रेरित तालाबंदी के बीच प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा संबंधित मुकदमे की सुनवाई इस दौरान की। दरअसल याचिका में धारा 11 के तहत एक राष्ट्रीय योजना की स्थापना के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 डीएम अधिनियम की धारा 10 के साथ पढ़ने के लिए अनुरोध किया गया, जिससे वर्तमान महामारी से निपटा जा सकता है और डीएमए अधिनियम की धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानकों को पूरा किया जा सके। सीपीआईएल की याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य संकट के बावजूद एनडीआरएफ का उपयोग अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है और पीएम केयर्स फंड की स्थापना डीएम अधिनियम के दायरे से बाहर है। इसमें पीएम केयर्स फंड के संबंध में पारदर्शिता की कमी के मुद्दे को उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये कैग ऑडिट के अधीन नहीं है और इसे सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के तहत आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर घोषित किया गया है।
और अब बहुत जल्द आप राफेल को देख पाएंगे। चीन और पाकिस्तान का दिल दहलाने वाला और दुश्मन के खेमे में तूफान मचाने वाला राफेल भारत पहुंचने वाला है। अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस भारतीय वायुसेना के सबसे घातक फाइटर जेट राफेल ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। पहली खेप में फ्रांस ने कुल 5 राफेल विमान भारत को सौंपे हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच राफेल फाइटर जेट का भारत के लिए रवाना होना काफी अहम माना जा रहा है। ये विमान 29 जुलाई को अंबाला में एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर इन विमानों को किसी भी मिशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। राफेल फाइटर जेट को उड़ाने के लिए अभी कुल 12 पायलटों को ट्रेनिंग दी गई है। अंबाला एयरबस बेस पहुंचने के बाद ही राफेल विमानों को मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसमें स्कैल्प, मोटेयर और हैमर मिसाइल शामिल हैं। राफेल पहला स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित होगा, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में लगाया जाएगा। दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टील तकनीक से लैस राफेल लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत आने वाले राफेल फाइटर जेट दुनिया की सबसे आधुनिक हवा में मार करने वाली मटियार मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा इसमें लंबी दूरी की स्कल्प मिसाइलें भी लगी हैं। साथ ही दुश्मनों के बंकर और ठिकानों को तबाह करने के लिए हैमर मिसाइलें भी लगाई गई हैं। फ्रांस के मेरिजनाक एयरबेस से फाइटर जेट्स ने भारत के लिए उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए पूरी योजना तैयार की है, क्योंकि रास्ते में ये फाइटर जेट कई देशों की सीमाओं से होकर भारत पहुंचेंगे। राफेल विमान फ्रांस से भारत तक का सफर पूरा करने के दौरान लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेंगे। हालांकि इनकी अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय राफेल विमान फ्रांस के अबू धाबी स्थित अल धाफरा हवाई अड्डे पर उतरेंगे। करीब 10 घंटे की इस यात्रा के दौरान हवा में तेल भरने के लिए 2 तेल टैंकर भी उनके साथ रहेंगे। 5 Rafale aircraft which were ordered for 59,000 crores have taken off from, 36 were ordered, 5 have taken off from Toulouse. I think they'll make stopping and possibly last stop in Dubai, possibly coming down to Jamnagar and landing in Ambala. It has got 2 places where the 36 Rafale will go, Ambala and Hashimara in Assam. Now, these are one of the 4.5 generation aircraft, and they have got a range of 3,500 kilometers, 14 hard points, a very, very powerful French FEE radar. ये विमान रात भर रुकने के बाद फिर भारत के लिए रवाना होंगे। यूएई से उड़ान भरने के बाद एक बार फिर राफेल में ईंधन भरा जाएगा। इस बार भारतीय तेल टैंकर इस काम को अंजाम देंगे। भारत पहुंचने के बाद ये विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे, जहां राफेल के पहले बेड़े को 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट उड़ाएंगे। इनकी ट्रेनिंग भी फ्रांस में पूरी हो चुकी है। राफेल लड़ाकू विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होगा। राफेल से लंबी दूरी पर आसानी से मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। एयर स्ट्राइक में ये फाइटर जेट सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। भारतीय वायुसेना के पास 2 साल में कुल 36 राफेल आने हैं। राफेल फाइटर जेट मल्टी रोल अभियानों के लिए बने हैं, यानी ये हवा में दुश्मन को पस्त करने के अलावा जमीन पर भी दुश्मन के ठिकानों पर अचूक निशाना साध सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत और चीन के बीच जारी टकराव कब पूरी तरह से खत्म होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस टकराव के बीच ही भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद और अत्याधुनिक T-90 टैंक को लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी डीबीओ में चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैनात कर दिया है। भारत ने एक कदम तब उठाया है जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने अपने 50,000 जवानों को अक्साई चीन में तैनात किया है। भारतीय सेना ने पहली बार T-90 टैंक्स की एक पूरी स्क्वाड्रन को वहां तैनात किया है। इन टैंक्स को भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 4,000 जवान भी इस समय डीबीओ में चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैनात हो चुके हैं। ये भारी तैनाती शख्सगम काराकोरम के पास की गई है। भारत की आखिरी पोस्ट डीबीओ में है और ये जगह 16,000 फुट की ऊंचाई पर है और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
भारत के सख्त रवैये के कारण चीनी सैनिक लद्दाख की गलवान घाटी सहित कई इलाकों से पीछे हटने को मजबूर तो हो गए, लेकिन अभी भी कई इलाके हैं जहां दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है। इसी बीच चीन ने विवाद को एक नया रूप देते हुए अक्साई चीन में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। ड्रैगन की इस हरकत को देखते हुए भारत ने भी चीन की इस नई चालबाजी का करारा जवाब देने के लिए पहली बार T-90 मिसाइल, फायरिंग टैंक, बख्तरबंद वाहन और सेना की एक ब्रिगेड को दौलत बेग ओल्डी में तैनात कर दिया है, ताकि शख्सगम काराकोरम पास पर चीनी आक्रामकता को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दौलत बेग ओल्डी में भारत की आखिरी आउटपोस्ट 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो काराकोरम के पास दक्षिण में चिपचाप नदी के किनारे और गलवान श्योक संगम के उत्तर में पड़ता है। दरबुक श्योक डीबीओ रोड पर कई पुल 46 टन वजन वाले T-90 टैंकों का भार नहीं सह सकते। इसीलिए भारतीय सेना ने गलवान घाटी झड़प के बाद विशेष उपकरणों के जरिए इन्हें नदी नालों के पार भेजा है। इस इलाके में भारत ने पहले ही इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल्स, हॉवित्जर तोपों और बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर रखी है। इसके अलावा भारतीय सेना के जवान अक्साई चीन में हो रही चीनी सेना की हरकतों पर पूरी नजर रख रहे हैं। भारत और चीन के बीच तय किया गया था कि दोनों देश सीमा पर तनाव कम करने के लिए काम करेंगे और इस कदम के तहत चीनी सैनिक कई इलाकों में पीछे भी हटे। हालांकि इसके बाद भी भारतीय सेना सतर्कता बरत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर भारत में एक बार फिर से 47 चीनी ऐप्स बैन करने का फैसला किया गया है। दरअसल ये ऐप्स कुछ समय पहले बैन किए गए थे ऐप्स के क्लोन के तौर पर, लेकिन फिर भी ये काम कर रहे थे। सरकार ने इससे पहले 59 ऐप्स बैन किए, जिनमें कई पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं। इनमें टिकटॉक, वीचैट से लेकर अलीबाबा के ऐप्स यूसी न्यूज़ और यूसी ब्राउज़र भी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 250 ऐसी चीनी ऐप्स की जांच की जा रही है जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। चीन से जुड़ी कंपनियों पर भारत सरकार ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशन बैन के बाद सरकार ने 47 ऐप पर और प्रतिबंध लगा दिया है। इस बार बैन किए गए एप्लीकेशन में ज्यादातर क्लोनिंग वाले एप्लीकेशन शामिल हैं। मतलब पहले से बैन एप्लीकेशन के जैसे ऐप बनाकर उतार दिए गए थे। इन एप्लीकेशंस पर यूजर्स के डाटा चोरी करने का आरोप है। भारत ने चीनी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई गलवान घाटी में झड़प के बाद शुरू की थी। टिकटॉक समेत 59 एप्लीकेशन भारत सरकार पहले ही बैन कर चुकी है। अब सरकार की नजर 275 चीनी एप्लीकेशंस पर है। इसमें पबजी भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार चीन के एप्लीकेशन का लगातार रिव्यू जारी है और ये भी पता लगाने की कोशिश है कि उन्हें फंडिंग कहां से हो रही है। अधिकारियों के अनुसार कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पाया गया है, तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन डेटा शेयरिंग और निजता के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उधर चीन की कंपनी यूसी वेब पर भारत के खिलाफ खबरें चलाने का आरोप लगा है। चीन के अलीबाबा ग्रुप की कंपनी यूसी वेब के खिलाफ गुड़गांव कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आरोप है कि वेबसाइट पर चलाई गई फेक न्यूज का विरोध करने पर याचिकाकर्ता को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अलीबाबा और फाउंडर जैक मा को नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत के साथ लद्दाख में विवाद को तूल जिस तरह से चीन दे रहा है, उसे कई झटके लग रहे हैं, लेकिन ये झटका उसके लिए बर्दाश्त करना वाकई मुश्किल होगा। चीन को उसके मित्र देश रूस ने परेशानी में डाल दिया है। रूस ने चीन को मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के लिए मिसाइलों की डिलीवरी रोक दी है। चीन ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया है। हालांकि उसने किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसका इशारा साफ तौर पर भारत की तरफ से है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस के अलावा चीन और तुर्की के पास इसकी कुछ यूनिट्स हैं। भारत को इसकी पहली खेप इसी साल मिलने वाली है। हालांकि इस पे कोई शक नहीं कि रूस हमेशा से भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाता आया है। चीन की उम्मीदों के विपरीत रूस ने उसे करारा झटका दिया है। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है। खास बात यह है कि मिसाइल की डिलीवरी रोकने के पीछे रूस ने कोरोना संक्रमण को वजह बताया है, लेकिन जानकार इस तर्क से सहमत नहीं है। वैसे तो रूस और चीन के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं, लेकिन अब इनमें खटास आने लगी है। रूस ने पिछले दिनों सेंट पीटर्सबर्ग आर्किटेक्ट सोशल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट
विलेरी मिटिको को गिरफ्तार किया था। विलेरी पर खुफिया एजेंसी ने कई महीनों से नजर रखी थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने चीन को बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारी दी और बदले में पैसे लिए। विलेरी के 3 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 चीनी नागरिक हैं। इस घटना के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया। रूस ने यह आपूर्ति तब रोकी है जब चीन अपनी आक्रामकता के कारण कूटनीतिक मोर्चे पर कई देशों से एक साथ संघर्ष कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के खूनी संघर्ष के बाद भारत के साथ उनके तनावपूर्ण रिश्ते हैं। हांगकांग और दक्षिण चीन सागर को लेकर वो अमेरिका और यूरोप देशों के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया से भिड़ रहा है। ऐसे में रूस का S-400 मिसाइलों पर रोक लगाने चीन के लिए चिंता का विषय है। रूस के इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। रूस के इस कदम पर चीन ने कहा कि दबाव में S-400 की डिलीवरी रोकी गई है। चीन ने तो अपने सैनिकों को इस मिसाइल की ट्रेनिंग के लिए रूस भेज दिया था। रूस से भी टेक्निकल एक्सपर्ट चीन आने वाले थे, लेकिन अब उन्हें रोक दिया गया है। चीन ने भारत से पहले इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने का फैसला किया था। पहला बैच उसे 2018 में मिल चुका है, जबकि भारत को इस साल के आखिरी तक ये सिस्टम मिल जाएगा। खास बात यह है कि रूस ने चीन की डिलीवरी को तो रोक दिया है, लेकिन भारत को वक्त पर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का वादा दोहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और अब देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। 27 जुलाई का दिन देश के निशानेबाजी के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर बना हुआ है, जब जसपाल राणा ने इटली के मिलान शहर में साल 1994 में 46वीं विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। उन्होंने 600 में 569 का रिकॉर्ड स्कोर बनाकर तहलका मचा दिया था। विश्व निशानेबाजी की दुनिया में भारत के लिहाज से ये बड़ी शुरुआती सफलता थी। और साल 1929 में आज ही के दिन जिनेवा संधि पर 53 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 19 जून 1931 से प्रभावी हुई जिनेवा संधि युद्धबंदियों, चिकित्सा कर्मियों और गैर सैन्य कर्मियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समूह है। पहली जिनेवा संधि 1864 में और दूसरी 1906 में हुई। 1929 के संधि में कैदियों के साथ दया भाव और मानवीय व्यवहार की बात कही गई। रेड क्रॉस तटस्थ संगठन के रूप में स्थापित हुआ। जर्मनी ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उसने इन प्रावधानों को नहीं माना था। और साल 1921 में 27 जुलाई के दिन ही टोरंटो यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन नाम के हार्मोन को अलग करने में सफलता पाई। यहीं से डायबिटीज के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन देने का रास्ता साफ हो गया। ये 21वीं सदी की सबसे जीवनदायी खोजों में से एक है। शोधकर्ताओं ने दरियादिली दिखाते हुए अपनी खोज को जन सेवार्थ मुफ्त में बांट दिया।